नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका और पीएस चैनल ककरहा में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का कक्षा 10 में प्रथम चैप्टर है। प्रकाश इकाई कक्षा 10 में इसे पढ़ना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगली कक्षाओं में प्रकाश के विभिन्न रूपों को हमें पढ़ना पड़ेगा। यदि हम कक्षा 10 में अगर इसे अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाते हैं तो आगे की कक्षाओं में हमें प्रकाश इकाई पढ़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में प्रकाश से जुड़े सभी प्रश्नों को समझेंगे। सर्वप्रथम हम प्रकाश से कुछ वैसिक जानकारी अर्थात सामान्य जानकारी है उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि प्रकाश है क्या? प्रकाश क्या है? क्या प्रकाश है? क्या जो न दिखाई देता है, जिसका न कुछ रूप है, बल्कि स्वयं तो दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, वही प्रकाश है। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। प्रश्न उठता है प्रकाश है क्या? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसे? हम जानते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसके रूप को बदला जा सकता है। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। उसी प्रकार से प्रकाश को ना तो कोई उत्पन्न कर सकता है, न नष्ट कर सकता है, बल्कि इसके रूपों को परिवर्तित करके अलग अलग विभाजित किया गया है। तो और प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। तो प्रमुख रूप से हम याद रखेंगे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आइए अब इससे संबंधित हम समझ लेते हैं कि प्रकाश किरणों के रूप में चलता है। तो प्रकाश की किरणें कितने प्रकार की होती हैं? पहले नंबर में समझते हैं कि नंबर 1 प्रकाश किरण क्या होती है? एक होती है समांतर किरण। कौन सी? समांतर किरण। तो समझते हैं समांतर किरण किसे कहा जाता है। वे किरणें जो हर जगह पर समान अंतर से गमन करती हैं, उन किरणों को समांतर किरणें कहा जाता है। जैसे ये किरणें किसी बिंदु से निकल करके ऐसी जगह चाहे जहां अनंत तक चली जाएं, लेकिन उनमें हर जगह पर समान अंतर रहता है, तो ऐसी किरणों को समांतर किरणें कहा जाता है। दूसरे नंबर में आती हैं अभिसारी किरणें। कौन सी होती हैं? अभिसारी किरणें। अब ये समझ लेते हैं कि अभिसारी किरणें क्या होती हैं। अभी माने अभी शब्द का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो ऐसा लगता है कोई बड़ी चीज छोटी हो रही, अर्थात जब प्रकाश की किरणें किसी दूसरी जगह से आती हुई एक बिंदु पर जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उन किरणों को अभिसारी किरणें कहते हैं। जैसे कहीं अन्य जगह से आती हुई प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु पर एकत्र होती हैं तो इन किरणों को क्या कहेंगे? अभिसारी किरणें कहा जाता है। अगली किरण जो होती है वो है अपसारी किरण। कौन सी है? अपसारी। अपसार का मतलब होता है फैलाव या विस्तार। अगर इसके हम शब्द को ही पकड़े तो इससे ही निकल करके आ जाता है कि अपसार अर्थात विस्तार हो रहा होगा। यानी एक बिंदु से जब प्रकाश की किरणें निकलकर विभिन्न दिशाओं मार्गों में फैल जाती हैं तो उन किरणों को अपसारी किरणें कहा जाता है। तो प्रकाश किरणें 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 समांतर किरण, अपसारी किरण और अभिसारी किरण। तो ये थी हमारी प्रकाश किरणें। अब हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि वस्तुएं हमें क्यों दिखाई देती हैं? वस्तुएं हम कैसे देख सकते हैं? क्या हम केवल आंख से ही वस्तुएं देख सकते हैं? तो हमारा जवाब होगा नहीं। हमें वस्तुएं देखने के लिए सबसे प्रमुख बात है चाहिए एक नंबर में स्वस्थ आंख। क्या चाहिए?
अच्छी आंख, स्वस्थ आंख। अगर आंख खराब है तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। दूसरे नंबर में चाहिए हमें प्रकाश। क्या चाहिए? प्रकाश। जब हमारे पास एक स्वस्थ आंख होगी और प्रकाश होगा तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती है। एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ मान लीजिए यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, कोई आदमी खड़ा है और यहाँ पर क्या रखी है? वस्तु रखी है, कोई भी वस्तु रखी हुई है। पहले नंबर में हम क्या करते हैं? वस्तु मान लीजिए कैसे कमरे में है? अंधकार में है। ये वस्तु है अंधकार में और इधर आदमी पर भी प्रकाश नहीं है, अर्थात ये भी प्रकाशहीन जगह में बैठा हुआ है। कैसी जगह में बैठा है? प्रकाशहीन में। तब हम क्या देखते हैं? वस्तु भी अंधकार में है, अंधेरे में है और आदमी के पास भी वो भी किसी प्रकाशहीन जगह अर्थात अंधेरे में बैठा हुआ है। तो क्या हमें ये वस्तु दिखाई देगी? तो जवाब होगा हमारा नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो हमारे पास प्रकाश है और ना ही वस्तु पे प्रकाश पड़ रहा है, तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। दूसरी स्थिति में अगर हम देखते हैं कि अगर मेरे पास प्रकाश हो, हम प्रकाश में बैठे हैं, मान लीजिए कि हम किस जगह में बैठे हैं? प्रकाश में। वस्तु पे कोई प्रकाश नहीं है, वस्तु अब भी अंधकार में है, तो क्या होगा? तब क्या हमें वस्तु दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वस्तु पे कोई प्रकाश नहीं है, अर्थात इस स्थिति में भी हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब हम क्या देखते हैं कि वस्तु को कैसी जगह में ले जाते हैं? प्रकाश वाली जगह पे, अर्थात इस पर प्रकाश डाल देते हैं और हम अंधकार में ही रहते हैं। हम कैसे रहेंगे? अंधकार में ही। तब हम क्या देखते हैं? तब हमें वस्तु दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जब इस वस्तु पर प्रकाश पड़ रहा है, इस वस्तु पर प्रकाश पड़ के अपवर्तन के पश्चात पुनः जब हमारी आंख पे पड़ता है तभी हमें वस्तु दिखाई देती है, अर्थात वस्तुओं को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। बिना प्रकाश के हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। उसके लिए हमने बताया कि वस्तुओं को देखने के लिए हमारे पास स्वस्थ आंख एवं प्रकाश होना आवश्यक है। जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देंगी और जब तक हमारे पास स्वस्थ आंख नहीं होगी तब तक भी हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। जब तक कि वस्तुओं पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है और वहां से परावर्तन के पश्चात हमारी आंख में प्रकाश किरणें पहुंचती हैं, आंख में रेटिना पर उस वस्तु का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। तीसरी अगर चौथी स्थिति हम देख लें कि हम भी प्रकाश में हैं और वस्तु भी प्रकाश में है, तो क्या होगा? वस्तु हमें दिखाई देगी? तो जवाब होगा हाँ, क्योंकि अब यहाँ से हम तो प्रकाश में हैं, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात हमारी आंख तक पहुंच जाएंगी, जिस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर आसानी से बन जाएगा। इस प्रकार हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो वस्तुएं दिखाई देने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रकाश, यानी जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। जवाब देता क्या मेरी आंख में स्वयं का प्रकाश होता है? नहीं, मेरी आंख में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि यह वस्तुओं को देखने के लिए हमें प्रकाश अन्य माध्यमों से प्राप्त होता है, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब आगे समझ लेते हैं इसी से संबंधित इसकी बेसिक जानकारी कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, यानी प्रकाश के गुण क्या है, ये कैसा होता है, प्रकाश क्या होता है। समझ लेते हैं कि प्रकाश के गुण क्या, प्रकाश के गुण या लक्षण। सबसे पहले हमने बताया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता न नष्ट किया जा सकता, बल्कि इसके रूप को बदला जा सकता है। नंबर 2, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। किस रूप में गमन करता है? प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। अच्छा, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, बल्कि इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई
देती है। प्रकाश जो है स्वयं नहीं दिखाई देता, इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। नंबर 1, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कैसी? सीधी, यानी सीधी रेखा में चलता है। ये कैसे हम समझ लेते हैं? जैसे ये प्रकाश है, ये जा रहा है। अगर इसके सामने हम कोई वस्तु ये रख देते हैं तो यहाँ पर ये किरणें तो सीधी रेखा में निकल जाएंगी, लेकिन ये किरणें पुनः वापस हो जाती है। ठीक है, ये वापस हो जाती है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में भी चलता है। और इससे संबंधित जो है प्रकाश के गुण से संबंधित एक समझ लेते हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग जो है 3900 एंगस्ट्रॉम से कितनी होती है? 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हो गई। प्रकाश की चाल निर्वात में, कहाँ? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितनी? 3 गुणे 10⁸ मीटर, यानी 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। लेकिन यहाँ पर ये हम समझ लेते हैं कि जैसे जैसे सघनता बढ़ती जाती है प्रकाश की चाल वैसे वैसे कम होती जाती है। इसको हम उदाहरण के रूप में, जैसे ये डस्टर है, ये पूर्णतः सघन है। जब इससे हम प्रकाश को गुजारेंगे तो इसमें ये क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा, अर्थात आगे क्रॉस नहीं करेगा। और ये मेरे पास एक कांच की स्लेट है, अगर इससे हम प्रकाश को गुजारते हैं तो इससे जो है प्रकाश निकल जाएगा, आर पार हो जाएगा। अगर यही प्रकाश निर्वात में गमन करता है तो उसकी चाल होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये थे प्रकाश के सामान्य गुण। क्या हमने पढ़ा? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, बल्कि इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ये कुछ सामान्य प्रकाश के गुण थे, यानी वैश्विक जानकारी हमने प्राप्त की है प्रकाश के गुणों के संबंध में। अब समझ लेते हैं कि प्रकाश की सहायता से प्रतिबिंब कैसे बनता है और ये जो है प्रतिबिंब होते कितने प्रकार के हैं। फिर हम समझेंगे प्रकाशीय स्रोत को। ठीक है, इसके बाद में समझेंगे प्रकाशीय स्रोत क्या होता है। पहले समझ लेते हैं प्रतिबिंब। यानी देखिए, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा होता है? वास्तविक। और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। कैसा? आभासी प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक, दूसरा होता है आभासी। यानी वास्तविक जो होता है इसे उल्टा कहा जाता है और आभासी को सीधा कहा जाता है। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब कैसे बनता है? जब प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव रूप में मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। यानी जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से, यानी ये वास्तव में कैसे मिल रही है? वास्तविक रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। आभासी, ये भी समझ लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और समझ लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर, कहाँ? पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। अर्थात यहाँ पर अगर हम प्रतिबिंब को बनाना चाहें तो बन सकता है, लेकिन कैसा प्राप्त होगा? वास्तविक उल्टा। इसी के सहायता से फिल्म, सीडी इत्यादि जो है पर्दे पर चलाई जाती है। कैसे? वास्तविक
प्रतिबिंब, यानी ये सदैव उल्टा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। अच्छा, अब समझते हैं कि आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जब प्रकाश की किरण परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात किसी अन्य बिंदु से एक दूसरे बिंदु पर आभासी रूप से मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ये पहले बिंदु का दूसरा बिंदु आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। यानी ये होता है आभासी। इसका मतलब है ये सदैव सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो प्रकाश से संबंधित हमने वैश्विक जानकारी में समझा प्रकाश किरणें क्या होती हैं, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, और अब समझ लिया कि प्रतिबिंब क्या होता है। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वह बिंदु उन किरणों का, अर्थात उस जिस वस्तु से वो किरणें आ रही हैं वो उसका प्रतिबिंब कहलाता है। तो हमने समझा कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। अब समझते हैं प्रकाशीय स्रोत की ओर चलते हैं। तो क्या कहाँ से हमें प्रकाश प्राप्त होता है और किन किन रूपों से कैसे कैसे प्राप्त होता है, उसको हम वास्तविक रूप से अच्छी तरीका से समझ लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो पहले नंबर में हमारे सामने ये लिखा है प्रदीप्त वस्तुएं। कैसी वस्तुएं? प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, अर्थात जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उन वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाएगा। जैसे इसके लिए हम लोग सूर्य को भी ले सकते हैं। सूर्य है, ये कैसा है? प्रदीप्त है। तारा है, क्या? तारा है। और हमारे सामने बल्ब है, क्या है? बल्ब ले लीजिए और टार्च ले लीजिए। ये सब कैसी कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं, जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उन वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त अर्थात वह वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, अर्थात ये किसी न किसी दूसरे प्रकाश के माध्यम से चमकती हैं, उन वस्तुओं को अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। जैसे डस्टर है, पेन है, किताब है, ये कैसी वस्तुएं हैं? अदीप्त। ये इन पर जब किसी दूसरे प्रकाश स्रोत से प्रकाश पड़ेगा तभी ये दिखाई देंगे। हाँ, ये समझ लेते हैं। सूर्य प्रदीप्त है, लेकिन चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जो है अदीप्त है, क्योंकि चंद्रमा पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो परावर्तन के पश्चात हमारी आंख में आता है, तब हमें लगता है कि चंद्रमा चमकदार दिखाई देता है, बल्कि चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। तो ये हो गई अदीप्त वस्तुएं। अब समझ लेते हैं पारदर्शक वस्तुएं क्या होती हैं। पारदर्शक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश आर पार गुजर जाता है। जैसे हमारे सामने ये कांच की स्लाइड है, अगर इससे देखते हैं तो प्रकाश आर पार आसानी से गुजर जाता है, इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है। इन वस्तुओं को कहा जाता है, कौन सी वस्तुएं कहा जाएगा? पारदर्शक वस्तुएं, या इनको कहते हैं पारदर्शी वस्तुएं। अर्थात चाहे भी लेंस ले लें या पानी ले लें, जिनसे प्रकाश आर पार गुजर जाता है, इस प्रकार से अगर लेते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि प्रकाश आर पार आसानी से गुजर रहा है। तो ये वस्तुएं कैसी कहलाती हैं? पारदर्शी वस्तुएं या पारदर्शक वस्तुएं कहलाती हैं। अब बात आती है कि अर्ध पारदर्शक वस्तुएं क्या होती हैं। अब अर्ध माने आधा, अर्थात जिनसे कुछ प्रकाश तो पार हो जाता है और कुछ भाग उसमें अवशोषित हो जाता है या पुनः परावर्तित हो जाता है, उन वस्तुओं को अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। जैसे तेल से भीगा कागज, क्या ले ले हम? तेल से भीगा कागज। अब घर में प्रयोग करके आसानी से देख सकते हैं कि एक तेल से भीगा हुआ कागज ले और उसको इस प्रकार से करें
तो क्या दिखाई देता है, हमें आर पार का दिखाई देने लगता है। अर्थात ये लगेगा कि कुछ किरणें आर पार दिखाई, आर मतलब एक सतह से दूसरे सतह में प्रवेश आसानी से कर रही है। तो ऐसी वस्तुओं को अर्धपारदर्शक वस्तुएं कहा जाता है। इनको पारभासी भी कहा जाता है। या समझ लेते हैं, एक वस्तु है अपारदर्शी। क्या होती है? अपारदर्शी। अपारदर्शी वे वस्तुएं होती हैं, या अपारदर्शक वस्तुएं या अपारदर्शी वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनमें प्रकाश आर पार नहीं गुजर सकता, उन वस्तुओं को अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे अगर हम ये डेस्टर लेते हैं और इसमें प्रकाश डालते हैं तो क्या हमें दिखाई देता है? प्रकाश गुजर नहीं रहा है बल्कि परावर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है? पुनः परावर्तित हो रहा है। तो ये कैसी वस्तु कहलाएगी? अपारदर्शी। अर्थात जिनसे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता, उन वस्तुओं को अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो हमने समझा प्रदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त क्या होती है? जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। प्रदीप्त वस्तुएं जो दूसरों के प्रकाश से चमकती हैं। पारदर्शी वस्तुएं जिनमें प्रकाश आर पार गमन कर सकता है, उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अर्धपारदर्शी वस्तुएं जिनसे प्रकाश का कुछ हिस्सा पार हो सकता है, कुछ अवशोषित हो जाता है। और फिर होता है अपारदर्शक वस्तुएं। अपारदर्शक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें प्रकाश आर पार नहीं कर सकता, अर्थात उसके में एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये होती हैं अपारदर्शी वस्तुएं या अपारदर्शक वस्तुएं। ये हमने इस पाठ के अंदर जो प्रकाश से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी थी, जिसे हमने प्राप्त किया। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये समझ लेते हैं कि परावर्तन की परिभाषा हमें रखनी नहीं है। ये तो हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं कि विज्ञान कोई रटने का विषय नहीं है, ये समझा ही जा सकता है। अगर इसे हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं तो हम इसे जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। अगर परिभाषाओं को रटेंगे तो हम परीक्षा तक अवश्य ही उनमें कुछ न कुछ गलत कर देते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रकाश किस रूप में चलता है। किरणों के विषय में उनकी जानकारी हमने प्राप्त कर ली। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं और अर्धपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं। अब समझ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है? परावर्तन जैसा कि हम समझ लेते हैं परावर्तन और अपवर्तन, थोड़ा हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये हमारे पास एक लेंस है, ठीक है, और लेंस कैसा है? ये लेंस अवतल है, अर्थात जिसका तल दबा हुआ है, अवतल लेंस है। जब हम इस पे प्रकाश डालते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? इस प्रकार से गोल चक्कर सा दिखाई देता है, अर्थात प्रकाश क्या हो रहा है? आर पार हो रहा है, परावर्तित नहीं हो रहा, अपवर्तन हो रहा है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश कर रहा है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश कर जाता है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब हम एक लेते हैं दर्पण। ये दर्पण हमारे पास उत्तल दर्पण है, जिसका तल उठा हुआ होता है। जब इस पे हम सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो हमें क्या लगता है? ये किरणें आर पार नहीं जा रही हैं, बल्कि पुनः उसी दिशा में वापस हो रही हैं। इन्हें आगे जाना चाहिए था, नहीं जा रही हैं, ये पुनः उसी दिशा में वापस हो रही हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़कर पुनः उसी दिशा में वापस हो आती है तो ऐसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चाहे जो भी लेंस ले लो, चाहे समतल दर्पण ले ले, लेंस में प्रकाश आर पार हो जाता है तो वो कहलाता है अपवर्तन, और दर्पण में प्रकाश पुनः उसी माध्यम में अर्थात उसी दिशा में ये वापस होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, तो इसे हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या कहा जाएगा?
परावर्तन। अगर हम यही प्रकाश को गुजारे उत्तल दर्पण से, उत्तल लेंस से, दर्पण नहीं लेंस से, चूंकि देखिए ये प्रकाश एक बिंदु के रूप में हमें खूब अच्छी तरीका से दिखाई दे रहा है, अर्थात ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश कर रहा है, ये कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। पहले वीडियो में इसमें हम इस पार्ट में सिर्फ समझेंगे परावर्तन। क्या? तो प्रकाश का परावर्तन क्या बताया कि जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल, अर्थात परावर्तन सदैव दर्पणों में होता है और अपवर्तन लेंस में होता है, ठीक है। यानी परावर्तन अपारदर्शी वस्तुओं में होता है और अपवर्तन पारदर्शी वस्तुओं में होता है। अपवर्तन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है, परावर्तन जब प्रकाश पुनः उसी दिशा में वापस आ जाता है तब उसे परावर्तन कहा जाता है। जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही है, इस किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण, अर्थात आने वाली किरण, ठीक है। ये प्रकाश की आने वाली किरण है और ये हमारे मान के चलिए नीचे समतल दर्पण रखा हुआ है। जब इससे प्रकाश की किरण टकराएगी तो पुनः उसी दिशा में वापस हो जाती है। ये कौन सी किरण कहलाती है? परावर्तित किरण। कौन सी किरण कहलाएगी? परावर्तित किरण। यानी यह पुनः वापस जा रही है। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। इसके दो नियम होते हैं। परावर्तन की परिभाषा हम पुनः समझ लेते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस आ जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हाँ, ये ध्यान रहे, जब प्रकाश की किरण वापस होती है तो वो कुछ उसकी रास्ता बदल जाती है, यानी उसी रास्ता में वापस नहीं होता है, उसका मार्ग कुछ वास्तविक स्थिति से हट जाता है या विक्षेपित हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये जो वापस किरण जा रही है, इस किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है और जो आ रही है उस किरण को आपतित किरण कहा जाता है। परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने? दो नियम होते हैं और इसी बिंदु पर एक अगर काल्पनिक ये अभिलंब डाल दिया जाए, क्या डाला जाएगा? अभिलंब। इसको हम लोग सिर्फ काल्पनिक अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई? नंबर एक, जहां पर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं उस तल को क्या कहते हैं? ये तल कौन सा है? परावर्तक तल कहलाता है। अब जहां पर ये किरणें आकर के मिलती हैं उसे कहते हैं परावर्तक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक बिंदु कहते हैं, ठीक है। मतलब परावर्तक तल, परावर्तक बिंदु, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब। जो हमने काल्पनिक रेखा बनाई इसे क्या कहा जाएगा? अभिलंब कहा जाएगा। इसी से दो नियम निकल करके आते हैं, एक और दो। फर्स्ट नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल अर्थात परावर्तक बिंदु पर स्थित होते हैं। ये भी हम कह सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये काल्पनिक अभिलंब तीनों परावर्तक बिंदु पर ही स्थित होते हैं। परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ये फर्स्ट नियम कहलाता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब कहाँ स्थित होते हैं? आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। इसे कहा जाएगा फर्स्ट नियम। द्वितीय नियम होता है आपतन। ये आने वाली किरण है तो ये कौन सा कोण कहलाएगा? आपतन कोण। कौन सा? आपतन कोण। और ये जाने वाली किरण है तो ये कौन सा कोण कहलाएगा? परावर्तन कोण। ये परावर्तन कोण कहलाएगा। सदैव आपतन कोण के परावर्तन कोण बराबर होता है, अर्थात ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। यानी I बराबर सदैव होगा R के, अर्थात I बराबर होगा किसके? R के। तो ये था प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो हम समझ चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण
पुनः उसी माध्यम में वापस जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दो नियम है इसके, आपतन बिंदु पर ही परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन के दो नियम है, इनको हम अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। इसमें याद करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे समझ लेते हैं। ये कोण इसके बराबर होता है और ये किरण तथा अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। इसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन और दर्पण से संबंधित, यानी दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण के गुणों के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।